नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इंडिया टीवी के इस बहुत खास इनिशिएटिव पर। दिल्ली के प्रदूषण का हल कैसे निकाला जाए, इस पर आज दिन भर हमने एक्सपर्ट से, नेताओं से, मंत्रियों से, सबसे बात की, जानने की कोशिश की। समस्या तो सबको मालूम है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इस पोल्यूशन के सोल्यूशन पर आगे बात करने के लिए और इसके इंप्लीमेंटेशन को कैसे किया जाए, या उसमें क्या दिक्कतें आती हैं, या उसके क्या सोल्यूशंस खोजे गए हैं, तो जिस व्यक्ति को वो काम करना है वही ये बात बता सकता है। मैं चाहूंगा आप लोग बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का। रेखा जी, बहुत स्वागत आपका। मैम, मैंने आपका भाषण देखा विधानसभा वाला, और मुझे उसमें जो एक बात अच्छी लगी जिससे आपने शुरू की, क्योंकि हम सब दिल्ली में रहते हैं, तो आपने दो बातें कही थी, वो स्ट्राइकिंग थी कि हम भी दिल्ली में ही रहते हैं, हम भी इसी हवा में सांस लेते हैं, हमारे परिवार भी। और फिर आपने कहा कि ये मेरा कमिटमेंट है कि हम दिल्ली की हवा को साफ करेंगे और इस पोल्यूशन को खत्म करेंगे। तो अच्छा तो लगा मैम, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, संकट भरोसे का हो गया है। आपको तो नहीं दोष दे सकते क्योंकि आपकी सरकार अभी आई है, लेकिन ये भरोसे, ये हमको वादे बहुत बार मिले हैं कि हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, तो हम आप पे यकीन करें ना? निश्चित रूप में यकीन करना भी है, और जो दिल्ली में लगातार बहुत सालों से इस समस्या को समाधान जो नहीं मिल पाया, मैं सही मायने में ये मानती हूं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स पॉल्यूशन को लेके चल रही हैं, उस सब का समाधान जो है वो लगातार पिछली सरकारों ने जो इस पे सीरियसनेस नहीं रखी, शायद उसी का कारण है। पर आज सरकार हमारी है, मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही हूं, तो निश्चित रूप में मैं इस जिम्मेदारी को समझती हूं कि दिल्ली की हर एक समस्या मेरे लिए चैलेंज है, और उस चैलेंज को काम करके दिखाना है, दिल्ली की समस्याओं को समाधान देना है, और मैं अपने हर वचन पे प्रतिबद्ध हूं और दिल्ली की जनता को समर्पित हूं। मैम, दूसरी बात यह है कि कोई प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, मान लिया, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको हम सब स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमने दुनिया के और शहरों में ऐसा होता हुआ देखा है, तो हमको ये मालूम है कि उनको भी वक्त लगा ये करने में, हमारा भी लग रहा है। लेकिन अगर हमको ये दिखे ना कि चलिए पिछले साल ज्यादा था, इस साल कम हो गया, और ये लगे कि हवा बेहतर ही हो रही है, थोड़ा वक्त लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कदम जो भी उठाए गए वो अप्रभावी, निष्प्रभावी साबित हुए अभी तक, ये दिल्ली महसूस करती है और दिल्ली एनसीआर पूरा महसूस करता है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि वो क्या काम थे जो पिछली सरकारों ने नहीं किए, सीधे सीधे केजरीवाल सरकार ने नहीं किए, जो आप लोग करेंगे, और उससे आपने कोई सबक भी लिया है कि नहीं ये दिशा गलत थी, हमें इस दिशा में जाना है? आपके पास कोई सोल्यूशन है क्या इसका? देखो, लगातार जिस तरीके से शहर की आबादी बढ़ी पिछले 15-20 सालों में, और उतना ही दबाव सर्विसेज को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके लगातार बढ़ता गया, पर उनको ना समाधान मिला और ना ही उस पर कोई कार्रवाई हुई। और पिछली सरकारों की कामों के बारे में जब आप कहते हैं कि भी पॉल्यूशन पे पिछली सरकार ने क्या क्या काम किए, तो बहुत याद करने पे भी हम दिल्ली वालों को 2-3 चीजें ही याद आती है। एक ऑड इवन याद आता है, एक कोई स्मोक टावर बनाया, और एक कि रेड लाइट ऑन और इंजन ऑफ, ऐसा करके 2-3 चीजें जो उन्होंने की वो बहुत ही टेम्परेरी थी, ना उसमें कुछ समाधान दिखता था, ना ही कोई भविष्य को लेकर के कोई योजना थी। तो वो सारे टेम्परेरी समाधान दिखाते हुए एक शो ऑफ था, मुझे लगता है, जबकि जरूरत ये थी कि इस समस्या को एक बहुत विस्तृत रूप में हम देखें। ये केवल पॉल्यूशन की समस्या नहीं है, ये बेसिकली एनवायरनमेंट को सस्टेन करने की बात है। और आज जब हम पर्यावरण की बात करें, तो मुझे लगता है कि जल पे, जमीन पे और हवा में, हमें हर दिशा में जब हम काम करेंगे, तब हम दिल्ली के इस पॉल्यूशन को खत्म कर पाएंगे, धीरे धीरे कम कर पाएंगे। यदि हमने एक भी चीज छोड़ दी, सोचिए कि हमने जमीन छोड़ दी, डस्ट उड़ रही है, डस्ट मिटिगेशन नहीं हो रहा है, तो बाकी दोनों चीजें खराब हो जाएंगी। अगर आपने पानी पे ध्यान नहीं दिया, तो बाकी की दोनों चीजों में रिजल्ट आ जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में काम करते हुए हमें दिल्ली को समाधान देना होगा, और उसके लिए हमारी सरकार ने
लगातार इस अपने 10 महीने के कार्यकाल में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, उन सारे प्लान्स को बनाया और बना करके उस पर काम शुरू किया, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन आप ये कह रही हैं कि ये 10-11 साल जो केजरीवाल सरकार रही, उन्होंने कोई योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं किया, क्योंकि वो ये क्रेडिट लेते हैं कि इस पर अगर वॉर फुटिंग पर किसी ने काम किया तो हमने किया। उन्होंने तो कहा वॉर रूम हमने बनाया, और जो 1-2 मेजर्स आपने बताए। देखिए, अगर पिछली सरकारों ने उस शिद्दत के साथ में इस समस्या के समाधान के लिए लॉन्ग टर्म काम किए होते तो आज इस स्थिति पे हम नहीं होते ना। आप देखिए, हर साल पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, धीरे 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 धीरे, और इस साल जब हम 2025 की बात करते हैं तो पिछले सालों की कंपैरिजन में थोड़ा बेहतर हुआ। तो चीजें अगर समाधान में थी तो उसका सॉल्यूशन दिखाई देता। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आज यदि हम लॉन्ग टर्म की मैं बात करती हूं कि लॉन्ग टर्म डिसीजंस जो होने चाहिए थे, जिसके कारण से यदि पिछले 15-20 सालों में वो होते तो समस्या का समाधान होता। सबसे पहले जो डस्ट मिटिगेशन है, डस्ट मिटिगेशन पे किसी सरकारों का कोई प्लान ही नहीं था। आज रोड टू रोड कारपेटिंग जो है वो इस शहर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपकी सड़क टूटी है, उस पे गड्ढे हैं, उसमें से धूल उड़ रही है, तो आपकी हवा खराब होगी ही होगी। उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि इस पूरे शहर में जितनी सड़कें हैं, या तो वो कारपेटेड हो या फिर उसमें साइड में जो हम ग्रीन बेल्ट डेवलप करते हैं वो होना चाहिए। तो वो सरकार ने कभी उसको प्लान नहीं किया। दिल्ली की सारी जो सड़कें टूटी हुई हैं वो कोई हमारे आने के बाद नहीं टूटी, वो पहले से टूटी हुई थी। हमने तो आने के बाद उसका फेजेस में प्लान बनाया कि इस साल हमें कितनी किलोमीटर सड़क बनानी है, अगले साल कितने किलोमीटर बनानी है, ताकि ये डस्ट मिटिगेशन पूरी तरीके से हमारी दिल्ली में इफेक्टिव हो। और इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन है। आज सबसे बड़ा पॉल्यूशन का कारण जो है वो व्हीकुलर एमिशन है। तो इतने सालों से ये चलना चाहिए था कि धीरे धीरे हम क्लीन फ्यूल पे आते और हम अपना पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को क्लीन फ्यूल पे लेकर आते। वो पिछली सरकारों के कार्यकाल में नहीं हो पाया। आज यदि हो गया होता तो इसकी बात हमें क्यों करनी पड़ती। पहली बार दिल्ली में मैक्सिमम लेवल ऑफ ईवी बसेस है, यानी कि हमारे पास दिल्ली में 3600 ईवी बसेस हम अपनी पब्लिक फ्लीट में चला रहे हैं। और इस साल के आखिरी तक हमने टोटल 7700 बसेस जो है ईवी की, पूरा जो हमारा फ्लीट है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, उसका टारगेट लिया। तो ये करते करते कब हम कौन से साल में 100% अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ईवी पे ले जाएंगे, इसकी योजना पे हमने काम किया। तभी तो आज हम कह सकते हैं कि ठीक है, हमारे इन सारे कामों के रिजल्ट आपको धीरे धीरे दिखाई देंगे, और जब उसके रिजल्ट दिखाई देंगे तब जाकर के पर्यावरण बेहतर होगा, पॉल्यूशन धीरे धीरे कम होगा। क्योंकि मैम ये भी कभी कभी लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा और सीरियस इशू कहीं केवल इस पर पॉलिटिक्स की भेंट ना चढ़ जाए। मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे एलजी साहब ने केजरीवाल जी के लिए कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा कि वो मुझसे ये कहते थे बैठकों में, जब मैं उनसे पोल्यूशन का जिक्र करता था, कि साहब ये तो साल में बस 10-20 दिन का होता है हंगामा, मीडिया इस पर हंगामा करता है, फिर सब शांत हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब एलजी साहब की बात पर यकीन ना करने की कोई वजह नहीं है मेरे पास, और चीफ मिनिस्टर, वो भी इतने लंबे समय के चीफ मिनिस्टर, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतने हल्के में ले रहे थे, ये मानने की भाई इच्छा नहीं होती। तो ये समझ में नहीं आता, या मतलब 10 साल इस पर कोई काम ही नहीं हुआ। देखिए, जो एलजी साहब ने बात कही वो सच में उनकी सोच ही दिखाती है कि वो इसे टेम्परेरी प्रॉब्लम मानते थे कि सर्दियों के सीजन में 10-15 दिन मीडिया चिल्लाएगा, न्यूज़पेपर लिखेंगे, लोग बोलेंगे, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसको आराम से निकल जाने दीजिए। और हर सीजन में वो दिल्ली से बाहर चले जाते थे। ना सरकार में सीरियसनेस थी और ना उनके पास तो कोई महकमा था ही नहीं जिस पे वो काम करना चाहते। तो ये एक्चुअल में तो कोई सीजनल प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली का पर्यावरण एक पूरा साल भर किया जाने वाला काम है। पॉल्यूशन कम करने के लिए जितने भी एक्शन हैं वो साल भर करने वाले काम है। आप डस्ट मिटिगेशन कोई सर्दियों में ही करेंगे ऐसा थोड़ी ना है। आपको साल भर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी सड़कों पे धूल ना उड़े, आपके जहां जहां ग्रीनरी होनी चाहिए, प्लांटेशन, वो साल भर का काम है। आपको साल भर रोड कारपेटिंग करनी होगी, आपको साल भर अपने ट्रांसपोर्टेशन पे काम करना होगा, आपको साल भर जो है पीयूसी आपके जो व्हीकल का है, फिटनेस पे हमेशा आपको ध्यान देना होगा। तो हर चीज ये साल भर करने वाला काम है, क्योंकि पॉल्यूशन जो है वो साल भर की प्रॉब्लम है। वो बात अलग है कि सर्दियों में
मौसम के चलते उसका प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है हमें, परंतु कहे या ना कहें ये साल भर ही करने वाला काम है और जिसको हमारी सरकार ने पूरी तरीके से हर एक सीजन में अपने एक्टिविटीज में इसको जोड़ा है। हमने एमआरएस मशीनें डिप्लॉय की है जिसको साल भर उससे काम किया जाएगा इन मैकेनिकल स्वीपिंग के माध्यम से। क्योंकि देखिए, आप जब सड़क पे झाड़ू लगती है तो आप जितना मर्जी, सभी लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि झाड़ू लगती भी है, कर्मचारी झाड़ू लगा रहा है, कुछ धूल उड़ गई, कुछ इधर उधर हो गई और बहुत कम उसको वो उठा पाता है। तो जब मैकेनिकल स्वीपिंग होगी, जब हम जो अभी लेटेस्ट लिटर पिकर्स ले रहे हैं, उन सब के माध्यम से आप जब सड़कें साफ करेंगे तो मैक्सिमम जो पोर्शन ऑफ डस्ट है उसे उठा पाएंगे, उसको वहां से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ये साल भर चलने वाला काम है। ये तो मैम बहुत अच्छी बात है अगर आपकी सरकार में ये सोच है कि मतलब ये कोई एडहॉक काम नहीं है, साल भर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब आप विधानसभा के अपने जवाब में पोल्यूशन पर जब डिस्कशन हो रहा था, आपने दो बड़े पिन पॉइंटेड कॉजेज बताए थे, धूल और धुआं। इसमें से भी आपने कुछ पर उस पर बात की। पहले धुएं की बात हम कर लेते हैं। अलग अलग डेटा है कि कितनी करोड़ गाड़ियां दिल्ली में चलती हैं, छोटी बड़ी गाड़ियां कितनी चलती हैं, उसमें डीजल की कितनी है, पेट्रोल की कितनी है, लेकिन ये एक आम एक्सपर्ट्स में ये धारणा है कि उसका इस पोल्यूशन का एक मेजर चंक जो है वो रफली अराउंड 30%, 40% वट एवर, वो उस वेहिकुलर पोल्यूशन से आ रहा है। उसका क्या इलाज है? अब आप गाड़ियां तो बैन नहीं कर सकते, आप गरीब आदमी का वाहन भी नहीं बंद कर सकते, तो क्या तरीका है इसका? देखिए, ऑल्टरनेटिव्स देने पड़ेंगे। आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। पहला जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका मैंने बताया कि हमने ईवी बसेस अपनी फ्लीट में लाने की शुरुआत करी है। हमने मेट्रो जो है, मेट्रो का जो फेज वाइज काम चल रहा है उसमें हम 4th फेज में चल रहे हैं, उसके काम को हमने स्पीड दी है। 5th फेज के भी नए कॉरिडोर्स को सैंक्शन दी है। तो हमारा टारगेट है कि भी 394 किलोमीटर जो अभी वर्तमान में मेट्रो हमारी लाइन बिछी हुई है उसको हम 500 तक लेकर के जाएं, क्योंकि मेट्रो एक बहुत बड़ा साधन है ट्रांसपोर्टेशन का और लगभग 35 लाख लोग रोजाना मेट्रो के माध्यम से ट्रैवल करते हैं। और इसी तरीके से लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है उस पे हमें बहुत काम करना पड़ेगा। जो वर्तमान में जितने भी हमारे व्हीकल सड़कों पे चल रहे हैं उसकी फिटनेस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अभी तो दिल्ली में आप ये समझिए कि टेस्टिंग सेंटर्स जो हैं वो भी नहीं है जो कि एक्चुअल में हमारे जितने कमर्शियल व्हीकल हैं उसकी टेस्टिंग कर सके। तो इस साल हमने 3 नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस को हमने उनका शिलान्यास किया है और जब वो 1-1.5 साल में पूरे होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली के 2.5 लाख कमर्शियल व्हीकल्स की ऑटोमेटेड मोड में टेस्टिंग हो पाएगी, वो फिटनेस उनकी चेक हो पाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो व्हीकुलर एमिशन पे हमें काम करना पड़ेगा। नई ईवी पॉलिसी पे हम लोग काम कर रहे हैं ताकि इस शहर को एक ऑल्टरनेटिव मोड दे पाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो खास करके हमें अपनी दिनचर्या में जोड़ना पड़ेगा और उसके लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस वजह से इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें लगता है कि भी मैं घर से निकलूंगा, पहले रिक्शा पकड़ के मुझे जाना पड़ेगा, फिर मेट्रो से जाऊंगा, फिर उतरूंगा, फिर तो ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से लोगों को मुझे लगता है दिक्कत होती है। तो उस लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए भी सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है। आपके पास इसके लिए कोई प्लान है कि हर तबके का आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहे और करे? बिल्कुल, इसके लिए ही जो हमने ई रिक्शा, ई ऑटो, ई बाइक, इवन ई टैक्सी पे अब हमने काम किया है। जो टैक्सी शेयरिंग बीच में बंद हो गई थी उसको हमने दोबारा शुरू किया। हमने जो पूरी तरीके से ई मोबिलिटी पे लेके आते हुए इस दिल्ली शहर में हर चीज को हमें इस तरीके से लेके जाना पड़ेगा कि हर एक आम व्यक्ति को ये लगे कि मैं अपना निजी व्हीकल छोड़ करके बहुत आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर सकता हूं, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो बस हो। और बसेस भी अब क्योंकि एसी बसेस हम सारी की सारी सड़कों पे लेकर के आ रहे हैं जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है, जो कि आपके लिए बड़ी सुविधाजनक तरीके से उसमें कैमराज हैं, उसमें पैनिक बटन है। हर एक सुविधा जब व्यक्ति को लगती है कि जो मैं अपनी पर्सनल व्हीकल में मुझे मिलती है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मिलेगी, तो मुझे लगता है कि अपनी शहर की भलाई के लिए भी और अपने बजट को देखते हुए भी हर व्यक्ति पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना चाहेगा। जो ईवी वाली बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शेयर हर साल बढ़ रहा है हमारे देश भर की गाड़ियों के अंदर, लेकिन उसके लिए कुछ एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। आपको चार्जिंग स्टेशंस की वैसी जरूरत होगी। अच्छा, वो गाड़ियां ऐसा नहीं है कि आप कोई गाड़ियां ओवरनाइट चार्ज होती हैं, ऐसा भी नहीं कि आपने 10 मिनट में तेल भराया आप चल दिए।
सो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं कि वो गाड़ियां पार्क कहाँ होंगी, वो चार्जिंग स्टेशन उनको कहाँ कहाँ मिलेंगे, ये तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है। एग्जैक्टली और यही सारी चीजें सोचते हुए हम काम कर रहे हैं। उसमें स्टेक होल्डर से बात करना, ओईएम से बात करना और वो सारी चीजें ध्यान करना कि आप सब्सिडी देंगे, आप चार्जिंग स्टेशंस पे बात करते हैं, आप ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि जो बैटरीज बाद में होंगी, यूज्ड बैटरीज, उसका डिस्पोजल कैसे होगा और जो पावर का रिक्वायरमेंट आएगा उसके बाद उसको भी हमें मीट करना पड़ेगा, उसकी भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो इन सभी चीजों पे काम करते हुए अभी मैं बताना चाहूंगी कि जो चार्जिंग स्टेशंस हैं, तो आज दिल्ली में हमने लगभग 9000 चार्जिंग पॉइंट्स जो है वो डेवलप किए हैं। हर बस डिपो पे हम चार्जिंग स्टेशंस बना रहे हैं और इसी तरीके से सभी बस डिपोज को भी रीडेवलप कर रहे हैं। सभी आईएसबीटीज के भी रेनोवेशन पे काम चल रहा है। तो धीरे धीरे दिल्ली के लोग ईवी पे आए, इसके लिए बहुत मोटिवेटिंग जो पॉलिसीज हैं उसको हम लेकर के आ रहे हैं, इंसेंटिव्स। यहां तक कि पिछली सरकार के टाइम की ईवी की सब्सिडीज भी इस साल हमने आकर के लोगों की क्लियर की है। तो उस अकाउंट में भी 45 करोड़ रुपए अभी हमने पे किया है ताकि लोगों को लगे कि सरकार सीरियसली ये चाहती है कि सब लोग अपना एमिशन फ्री व्हीकल को लेकर चलें। मैं बहुत सारे लोग, और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये खबर अखबार में छप चुकी है कि रेखा गुप्ता सरकार एक ईवी पॉलिसी ला रही है और इसमें क्योंकि ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महंगे होते हैं कन्वेंशनल व्हीकल्स से थोड़े, तो जो आपने सब्सिडी वाला जो उसमें बात कही है, वो जो गैप है वो कम करना पड़ेगा कि वो अफोर्डेबल भी बने। सो ये आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है? बिल्कुल, तभी मैंने कहा ना कि हमें इन चारों सेगमेंट पे काम करना है। हमें सब्सिडी पे भी काम करना है ताकि रेट गैप कम हो और लोग उसे अफोर्ड कर सकें। हमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना है, हमें पावर रिक्वायरमेंट पे भी काम करना है और बाद में जो यूज्ड बैटरीज हैं उसके डिस्पोजल पे भी काम करना है। तो हमने अभी से प्लान किया है एक ई वेस्ट पार्क, जो जिसमें हम पूरा का पूरा दिल्ली शहर का जितना ई वेस्ट है, हम होलंबी कला में एक नया प्लांट बनाने जा रहे हैं और उसमें पूरे शहर भर का ई वेस्ट वहां पे डिस्पोज हो सकेगा। अच्छा, ये तो वो गाड़ियां हुई जो हमारी, जो दिल्ली या एनसीआर की हैं, जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, उसका सोल्यूशन क्या है? वो तो वही दिल्ली से होके गुजरती हैं। देखिए, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा कारण है। इस जो पॉल्यूशन की बात हम करते हैं, कहीं ना कहीं जब हम एमिशन की बात करते हैं, व्हीकुलर एमिशन की जब हम बात करते हैं, तो हम अपने शहर की बसें ठीक कर लेंगे, हम अपने शहर की गाड़ियां ठीक कर लेंगे, पर जो बाहर से टैक्सी आ रही है, जो बाहर से ट्रक आ रहा है, टेम्पो आ रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है, तो उसके ऊपर भी काम करना जरूरी है। और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगी केंद्र सरकार का कि वो लगातार ये जितने कनेक्टेड राज्य हैं उन सब के लिए एक गाइडलाइन बना रहे हैं, पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं, ताकि किसी भी राज्य में जो ये समस्या है उसको हम ठीक कर सकें, आपस में इस तरीके का समाधान निकालें हर राज्य बैठ करके कि आपको कहीं ना कहीं अपना जितना भी इंटरस्टेट बसेस है उसको पूरी तरीके से क्लीन फ्यूल पे लेकर आना पड़ेगा। और हमने तो अपने दिल्ली राज्य की ओर से भी इंटरस्टेट बसेस ईवी शुरू कर दी हैं। जो आसपास के हमारे राज्य हैं, शहर हैं, उसमें हमने जो वर्षों से बंद पड़ी थी इंटरस्टेट बसेस, उसको हमने शुरू किया है। आज दिल्ली से बहुत सारी इंटरस्टेट बसेस चालू हैं जो कि ईवी हैं, एमिशन फ्री हैं और बहुत ही सुविधाजनक है। इसके लिए जो समन्वय चाहिए सभी राज्यों का, दिल्ली से जितने भी राज्य लगते हैं, और अब इंसिडेंटली सब में बीजेपी की सरकारें हैं, तो वो समन्वय है। हर राज्य अपनी अपनी ओर से ये चाहता है, चाहे वहां पे हम देखिए कि जो फैक्ट्रीज है, पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज है, उस पे भी हर राज्य काम कर रहा है, पराली जैसे विषय पे भी हर राज्य काम कर रहा है। इवन जो रोड कनेक्टिविटी है, इस पे भी केंद्र की सहायता से लगातार हमें बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है। आज जितने भी पेरिफेरल वेज बने हैं, केंद्र सरकार ने, एनएचएआई ने बनाए हैं, उसके कारण से हर राज्य में बहुत अधिक सुविधाएं मिली हैं और केंद्र की मध्यस्थता के बाद हर राज्य इस बात पे सहमत है कि हमें ओवरऑल अपने शहरों में पर्यावरण ठीक करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए काम करना होगा। तो सभी लोग मिल करके कॉमन एजेंडा पे आएं और कॉमन पॉलिसी बनाएं। आपने ये भी कहा था कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है लेकिन कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे एक झटके में इसको खत्म किया जा सके। कोई टाइम फ्रेम दिया जा सकता है? कितना वक्त और लग जाएगा अभी? देखिए, टाइम फ्रेम में बंधने वाला पॉल्यूशन सब्जेक्ट नहीं है।
पर जो मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म जो काम हमें करने चाहिए, जब सरकारें उसको करना शुरू कर देती है तो उसके रिजल्ट भी दिखने लगते हैं। लगातार डीसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स एक बहुत बड़ा काम है। आप मानिए कि दिल्ली जो शहर देश की राजधानी है, 50 साल पुराना ड्रेनेज प्लान यहां चल रहा है। अब ड्रेनेज प्लान पुराना होने से वाटर लॉगिंग होती है, वाटर लॉगिंग होने से ट्रैफिक कंजेशन होता है, ट्रैफिक कंजेशन से एमिशन होता है। तो ये सारे विषय जुड़े हुए हैं। तो आज हम अपना नया मास्टर प्लान ड्रेन्स पे लेकर के आए। आज सारी ड्रेन्स को रीमोल्डिंग किया जा रहा है, नई ड्रेन बन रही है, बड़ी बड़ी ड्रेन बन रही है। साल भर डिसिल्टिंग का काम चल रहा है। हमने 22 लाख मीट्रिक टन सिल्ट इस पूरे 10 महीने में दिल्ली के नालों से निकाली है। और इसीलिए आज मिंटो ब्रिज यदि वाटर लॉगिंग के बिना दिल्ली देख पाई तो वो उसी का कारण है। आज सुनहरी पुल जैसी बड़ी ड्रेन, मतलब आपने सारे अखबारों के फ्रंट पेज की सबसे बड़ी तस्वीर फोटो हटवा दी, मिंटो ब्रिज वाली। और देखिए सुनहरी पुल हमारे यहाँ पे जो एक बड़ी ड्रेन है, मतलब जब मैं मुख्यमंत्री बनी ही थी और मैंने वहां विजिट किया तो लोगों ने बताया कि इसके आसपास के एरिया में खूब पानी भर जाता है, सारी कॉलोनियां फ्लडेड हो जाती है। तो हमने खोजा कि भाई कहां से इसमें से डिसिल्टिंग की जाए। पूरी की पूरी ड्रेन पे कहीं उसकी ओपनिंग ही नहीं थी, कोई ढक्कन नहीं था, कोई होल नहीं बना हुआ था। उस ड्रेन को पता चला कि जी 10 साल से वो जो ड्रेन है साफ ही नहीं की गई है। उसको फिर हमने कटर से कटवा के और उसमें हमने स्पेशल टेंडर दिया और डीएमआरसी ने वो टेंडर लिया और आज उसकी सफाई हो रही। तो एक ड्रेन से, केवल उस एक ड्रेन से 15,000 मीट्रिक टन सिल्ट निकली है अभी तक। आप जाकर के उसको देख करके आ सकते हैं कि इतनी सिल्ट जब हम ड्रेन से निकाल पा रहे हैं तो जाकर के शहर को हम वाटर लॉगिंग से बचाने की दिशा में लेके जा रहे हैं। वाटर लॉगिंग को सॉल्व करने के साथ में ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट्स पे काम हो रहा है, ताकि ये जितने भी व्हीकल्स वहां खड़े होकर ट्रैफिक की वजह से एमिशन जितना जनरेट होता है उस विषय पे काम हो सके और धीरे धीरे इन समस्याओं को समाधान देते हुए हर कदम हमारा दिल्ली को बेहतर पर्यावरण देने की तरफ। आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे जो आप पे वो आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि टोकनिज्म करती है आपकी सरकार, और जो हॉटस्पॉट्स हैं पोल्यूशन के होता है 15-20 पॉइंट जहां पर चेक होता है कि भाई कितना पोल्यूशन आया यहाँ पे, वहां पर पानी छिड़कवा दो, वहां पर डस्ट सफाई करवा दो ताकि यहां ना दिखे। देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार को 11 साल मिले। 11 साल में जो काम वो लोग नहीं कर पाए, उनको ये लगता है कि ये 11 महीने की सरकार से बहुत ढेर सारी उनको अपेक्षाएं हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो हॉटस्पॉट होते हैं, हॉटस्पॉट का मतलब है कि जहां सबसे ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, तब जहां सबसे ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम होती है तो व्यक्ति वहीं पे सबसे ज्यादा रेमेडियल स्टेप्स उठाता है। तो अगर वहां पे वाटर स्प्रिंकलिंग होती है, वहां पे आप रोड पे डस्ट मिटिगेशन के लिए वहां पे कंक्रीट करते हैं, बाकी काम करते हैं, तो ये कोई गलत काम तो नहीं है। तो आप दिल्ली को बेहतर करने के लिए दिल्ली के हर कोने में काम कर रहे हैं। आज दिल्ली में हमने पिछले 6 महीने के अंदर अंदर 140 किलोमीटर सड़कें बनाई और उसके बाद 400 किलोमीटर सड़कें जो है वो अगले जून तक हमारा बनाने का, 2026 जून तक 400 किलोमीटर सड़कें बनाने का पूरा प्लान जो है, टेंडर हो गए हैं, सारी चीजें सैंक्शन हो गया, सब काम उसमें हो चुके हैं और अगले साल उसमें और बाकी की बची हुई सड़कें बनाने का काम है। तो ये जितना मास प्लांटेशन, फॉरेस्ट नोटिफिकेशन, ये सारे काम कोई एक जगह के काम तो नहीं है। ये स्टेप्स आज मैं आपको 20 काम गिनवा सकती हूं जो इस 10 महीने में हमने किया है। क्या आम आदमी पार्टी 5 काम भी गिनवा सकती है? तो वो केवल बातें बनाने के लिए कि ये कर दिया, वो कर दिया। अरे आप सोचिए कि लगातार काम चल तो रहा है। मैं तो उस बात का भी जवाब देना चाहूंगी जो वो कह रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग की बात करते हैं। आज यदि एक्सपर्ट की राय में ये आता है कि कुछ देशों में क्लाउड सीडिंग सक्सेसफुल हुई है, तो क्या दिल्ली जो भारत की राजधानी है उसको इस पे ट्राई नहीं करना चाहिए? कोई भी आपका प्रयास सफल भी हो सकता है और असफल भी हो सकता है। आज मान लो उसमें सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम प्रयास ही नहीं करेंगे। आज सैकड़ों एक्सपर्ट से हम रोज बात करते हैं, 100 सुझाव आते हैं और हर सुझाव जो कि हमें समझ में आता है हम उस पर काम करते हैं। तो ये क्यों कर दिया, ये क्यों नहीं किया, ये तो बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ये चाहती है कि इस समस्या का समाधान मिले और उसमें ABCD जो भी Z तक के स्टेप है उन सबको यदि दिल्ली सरकार करती है तो दिल्ली की जनता को बेहतर खुशी मिलेगी।
लेकिन आपने बीड़े बहुत बड़े बड़े उठाए हैं, आपने तो यमुना सफाई का बीड़ा भी उठाया हुआ, क्योंकि हम पोल्यूशन की बात करें तो यमुना की तो बहुत खराब हालत है। और मुझे याद नहीं कि उसके लिए कोई डेडलाइन दी गई थी, लेकिन ये वादा था आपकी सरकार, आपके कैंपेन का हिस्सा था कि यमुना को हम साफ करके देंगे। कैंपेन का हिस्सा था और कमिटमेंट है और रहेगी। आप ये सोचिए कि मैंने पहले भी कहा कि जल, वायु और जमीन, तो यमुना सफाई भी हमारे पर्यावरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और यमुना सफाई पे पहले दिन से सरकार लगातार काम कर रही है। और फिर मैं ये कहना चाहूंगी कि यमुना यदि आज दिल्ली में अपने उस स्तर पे है जिसे हम गंदगी कहते हैं, तो उसमें कांग्रेस सरकार की नाकामी और आम आदमी पार्टी सरकार की लापरवाही दोनों शामिल है। आज यमुना की हालत ये इसलिए हुई है कि दिल्ली शहर में जितने ड्रेन्स हैं, आज 22 बड़े बड़े ड्रेन और जितने छोटे बड़े सब ड्रेन मिला के सीधा यमुना जी में जाके गिरते हैं। 35 एसटीपी दिल्ली में थे, जब उनको आके हमने चेक कराया तो एक भी एसटीपी जो था वो डीपीसीसी के मानकों पे खरा नहीं उतरा, किसी एक का भी लेवल सही नहीं था। हमने इस पूरे 10 महीने में उन सारे एसटीपीज को अपग्रेड करने के लिए, उन पे वर्किंग करने के लिए टेंडर लगाए, उनको ठीक दिशा में सही चलाने के लिए उसको चालू किया। अभी तो उन चीजों पे काम चल रहा है। हमने 37 नए डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने के लिए टेंडर किए। पूरे दिल्ली शहर में आज आप देखिए कितनी झुग्गी क्लस्टर है, कितना अनऑथराइज एरिया है। आज भी वहां पे सीवर की लाइनें नहीं है और वो सीवर किसी ना किसी माध्यम से घूमता घामता यमुना जी में जाके गिरता है। तो क्या इतने सालों में पिछली सरकारें इन नालों को टैप नहीं कर पाई? क्यों नहीं कर पाई? क्यों उन्होंने सीवर की लाइनें नहीं बना पाए? क्यों उन्होंने एसटीपी को ध्यान नहीं दिया कि उसके मानक सही नहीं है, उसमें पानी सही रूप में ट्रीट नहीं हो पाता? और एक और बात कहना चाहूंगी, आप दिल्ली जैसा शहर जिसमें लाखों मवेशी यानी गायें, भैंस इत्यादि हैं, एक भी बायोगैस प्लांट दिल्ली में नहीं था, जिसे आकर के पहला बायोगैस प्लांट दिल्ली का अब हमारी सरकार के कार्यकाल में हमने खोला है। तो ये सारे कदम थे जो पिछली सरकार उठा सकती थी अगर वो सीरियस होते तो। हमें क्यों करना पड़ा? तो ये हमारी दिल्ली के प्रति कमिटमेंट है, क्योंकि हमारी सरकार अकाउंटेबिलिटी की सरकार है, फोटो ऑप्ट की सरकार नहीं है। आपने केजरीवाल जी को धुआंबाज केजरीवाल क्यों कहा था आपकी स्पीच में? देखिए, वो बातों को, दिल्ली की जनता के दर्द को धुएं में उड़ा देते थे। दिल्ली के कभी उन्होंने सुनी नहीं कि ये समस्याएं, कभी सुन लेते, उनके कान तक पहुंच जाती तो शायद कभी सीरियस हो पाते। और दिल्ली को उन्होंने धुआं धुआं कर दिया, तो धुएंबाज तो वो हुए। तो अब इसी धुएं को छिटवाना है। मैम, ये जो दिल्ली की एक और बड़ी प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम से ज्यादा मैं कहूंगा कि शर्मिंदगी का बायस है, वो जो कूड़े के पहाड़ हैं हमारे यहाँ। अब वो आम आदमी पार्टी कहती हुई अब तो 4 इंजन की सरकार है, एमसीडी भी है, राज्य सरकार भी है, एलजी साहब का भी सहयोग है, केंद्र सरकार भी है, तो कूड़े के पहाड़ तो खत्म होने चाहिए। 100% दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ है। और 3 कूड़े के पहाड़ किसके समय में बने? मैं सौरभ जी जरूर बताना चाहूंगी। रोजाना दिल्ली में लगभग 10-12 हजार मीट्रिक टन जो है कूड़ा जनरेट होता है, वो लैंडफिल साइटों पे जाता है। और आपकी प्रोसेस करने की क्षमता थी 5-6 हजार मीट्रिक टन डेली की। तो जितना कूड़ा प्रोसेस नहीं हो रहा था वो रोजाना पाइलअप हो रहा था। और सालों में, कोई 1-2 दिन में नहीं, 15-20 साल में ये पाइलअप होते होते कूड़े का पहाड़ बन गया। उनकी कैपेसिटी आज भी उतनी ही थी। हमने जब हमारी सरकार आई तो वो जो 5-7 हजार मीट्रिक टन बायो माइनिंग की जो उनकी कैपेसिटी थी, उसको हमने 30,000 मीट्रिक टन डेली प्रोसेसिंग बायो माइनिंग पे लेके आए। आज हमारी लैंडफिल साइट पे डे नाइट काम चल रहा है। उसको हमने टाइम बाउंड तरीके से किस फेज में काम होना है उसमें बांटा, हमने मशीनें वहां पे बढ़ाई, उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई। तो आज आप देखिएंगे कि हमारा भलसवा, ओखला और गाजीपुर तीनों साइटों पे काम लगातार चल रहा है। भलसवा लैंडफिल साइट को और ओखला लैंडफिल साइट को हमने टारगेट दिया हुआ है कि 2026 के अंत तक इसको डिस्पोज करें। परंतु फिर भी मैं ये बताना चाहूंगी कि इस तरीके से जो काम दिल्ली की लैंडफिल साइट पे हो रहा है, आज दिल्ली का कोई भी व्यक्ति आज जाके देख सकता है कि किस तरीके से हाइट कम हुई है, कूड़ा लगातार प्रोसेस हो रहा है। और ना केवल प्रोसेस हो रहा है, जबकि उसकी जो यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, 3 प्रकार की वेस्ट वहां से, उस कूड़े से जो चीजें जनरेट होती है, एक इनर्ट जनरेट होता है, एक आरडीएफ जनरेट होता है और सीएनडी वेस्ट।
उनको कहां कहां पे यूज करना है वो काम भी सरकार कर रही है। पहले तो ये होता था कि पिछला सामान नहीं उठेगा तो अगला काम कैसे होगा। तो आज जितना इनर्ट है उसको कहां पे हमें भेजना है, आज जो आरडीएफ है उसको कहां पे लगाना है, हमें जो सीएनडी वेस्ट है उसको हम लो लाइन एरिया में करते हैं, आज एनएचआई हमारी मदद करता है, वो पूरा का पूरा हमारा जितना सीएनडी वेस्ट है उसको अपनी रोड की लो लाइन एरिया में यूज करता है। तो ये मल्टीपल एजेंसीज जो है, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, 4 इंजन की सरकार मिलके ही इस समाधान को दे पा रही है। और मैं विश्वास से कहती हूं कि मैं अपने कार्यकाल में ही दिल्ली की जनता को ये जो गार्बेज माउंटेन है ये दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। अरे मैम, आखिर में आपने ये दावा किया कि हमारी 11 महीने की सरकार ने उससे ज्यादा काम किया जो पिछली केजरीवाल 11 साल की सरकार ने काम किया। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ये जो इतनी देर से मैं आपको बता रही हूं, ये पीछे पहले इसी सीट पे केजरीवाल साहब ने बैठ के कभी आपको बताए जो मैं बता पा रही हूं? सर, जो काम दिल्ली सरकार ने अपने इस 11 महीने के कार्यकाल में किए हैं, मैं आपको एक एक दिन, एक एक घंटे का हिसाब बता सकती हूं। मैं एक एक काम जो पहले दिन, जिस दिन हमने शपथ ली 20 फरवरी 2025 को, आते ही सबसे पहले हमने आयुष्मान योजना, जो दिल्ली की जनता का हक था, जो हजारों करोड़ रुपए केंद्र देना चाहता था और पिछली सरकार दिल्ली की जनता को देना नहीं चाहती थी, उसे ला करके हमने दिल्ली की जनता को दिया। आज 4 लाख लोग आयुष्मान योजना में रजिस्टर्ड हैं और 2.5 लाख लोग वय वंदन योजना में, जिसमें सरकार 10 लाख रुपए तक का इलाज दे रही है निशुल्क। आज लगभग 20,000 लोग उस योजना का फायदा ले चुके हैं 10 महीने में। 32 करोड़ की पेमेंट दिल्ली सरकार कर चुकी है। उसके बाद हमने जो ये ड्रेनेज मास्टर प्लान की बात मैंने की, ट्रांसपोर्टेशन में हमने जिस तरीके से लगातार बसेस को बढ़ाते हुए, मतलब पिछली सरकार ने 11 साल में 11,000 बसें नहीं कर पाई, पर मैं आपको निश्चित रूप में कह रही हूं कि जो दिल्ली की रिक्वायरमेंट है 11,000 बसेस, हम अपने इस एक कार्यकाल में ही दिल्ली की जनता को देने वाले हैं। आप वैसे ख्वाब दिखाने चाहिए पॉलिटिशियंस को, क्योंकि आप तस्वीर हमारे सामने पेश करेंगे तो उस पर हम आप भरोसा कर सकते हैं। तो आप, जैसे हम विदेशों में जाते हैं, कोई एक कैपिटल जो आपको लगता हो भाई दिल्ली ऐसी होनी चाहिए, कोई ऐसा कोई आपका सपना है? कोई कंपैरिजन नहीं है कि हम कहें कि दिल्ली कैसी होनी चाहिए। दिल्ली होनी चाहिए जो हमारे दिल्ली वासियों के दिल में है। ज्यादा बड़ी इच्छा नहीं है मेरे दिल्ली वालों की, वो छोटी छोटी इच्छाएं हैं। वो ये सोचते हैं मेरा शहर साफ सुथरा हो, मेरे शहर की सड़कों में गड्ढे ना हो, सीवर ओवरफ्लो ना हो, मेरे घर का पार्क ठीक ठाक हो। छोटी छोटी इच्छाएं हैं। तो ये छोटी इच्छाओं के साथ ही हम बड़े कदम ले सकते हैं। और मैं ये समझती हूं जिस दिन मैंने दिल्ली की इन छोटी आशाओं को पूरा कर दिया, उस दिन मेरी जिम्मेवारी पूरी कर पाई हूं, ये विश्वास में करूं। रेखा जी, आपके लिए आम आदमी पार्टी ने कहा कि गाना गाना चाहिए, ये उनका आरोप था, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। तो कसम और इरादे पे कोई गाने आपको याद आते हो बताइए। एक गाना तो ये है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो ये वाला ठीक है? जो वादा किया वो जरूर निभाएंगे और दिल्ली की जनता का जो विश्वास है उसको निश्चित रूप में हम पूरा करेंगे। और दिल्ली जो जितनी भी दिल्ली की अटकी हुई, लटकी हुई, भटकी हुई समस्याएं हैं उनको समाधान भी देना है। और दिल्ली की जितनी आशाएं मन में छिपी हुई हैं, जो आज तक वो कह भी नहीं पाए, उन आशाओं को पूरा करने का काम भी हमारी सरकार का। रेखा गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया टीवी के मंच पर आने के लिए, बहुत धन्यवाद। Thank you जोरदार so much. तालियों से प्लीज रेखा जी खुद धन्यवाद भी दें, समय निकाला हमारे लिए, बहुत धन्यवाद।